हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक में आज हम कवर करेंगे ईवीएस यानी कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ईवीएस में। आप सभी लोग जानते हैं कि ईवीएस में आपका करीब करीब 60 से 70% एनसीईआरटी से आता है। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस के लिए हम कवर करेंगे। ये आपकी पार्ट 2 होगा, यानी कि पार्ट 2 होगा, यानी कि पार्ट 1 हम आपको करा चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये है आपके लिए संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, जो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अबू धाबी के विषय में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है दोस्तों। जी हाँ, अबू धाबी के बारे में आप सुना ही होगा कि अबू धाबी क्या है। जी हाँ, बताइए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, या फिर अबू धाबी के मुद्रा को दीनार कहते हैं। तो दोस्तों बताइए कि अबू धाबी के विषय में सही कथन आपके लिए चुनना है दोस्तों। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो अगर मैं बात करता हूँ अबू धाबी आपका कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर बात करते हैं रेगिस्तानी इलाके में स्थित है। बिल्कुल सही है दोस्तों, अबू धाबी रेगिस्तानी इलाके में स्थित है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। जी हाँ, और अगर हम बात करते हैं अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। आप सभी लोग जानते हैं जहां पर रेगिस्तान होता है वहां पे पानी की कमी पाई जाती है, और अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। बिल्कुल सही है, एकदम से करेक्ट है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी एकदम से करेक्ट है। लेकिन अबू धाबी की मुद्रा को दीनार नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? दिरहम कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जी हाँ, दिरहम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, यदि आपका ये कट हो जाएगा तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किस में हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पर। उससे पहले यहाँ पर देखते हैं कि अबू धाबी है क्या। अबू धाबी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। और दुबई भी आपका संयुक्त अरब अमीरात में आता है, जो दुबई आपका सेकंड शहर आता है संयुक्त अरब अमीरात का, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी मैंने आपको बता दिया है कि दिरहम है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेत पाई जाती है, तो ऊँटों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सही कथन आपको चुनना है। जी हाँ, सही कथन आपको चुनना है। आपको बताना है जिन जानवरों के बाहरी कान बस शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, क्या ये सही है? नेक्स्ट है, जिन जानवरों के शरीर पर बाहर कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, क्या ये सही हो सकता है? नेक्स्ट है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। और नेक्स्ट है आपका, वे जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो कौन सा इसमें से सही हो सकता है दोस्तों, बताएंगे आप कमेंट करके इस प्रश्न के लिए। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारे लिए दिया हुआ है, जिन जानवरों के बाहरी कान पर शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बिल्कुल सही है। आपने हाथी देखा होगा, घोड़ा देखा होगा, आपने गाय, बैल, ऊंट, बकरी, ये सभी देखे होंगे। इनके शरीर पे क्या होते हैं? बाल होते हैं। और दोस्तों क्या होते हैं? बाहर कान स्थित होते हैं। कान कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं। तो ये सभी बच्चे देते हैं, एकदम से सही है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिन जानवरों के शरीर पर बाहर कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं, आपने देखा होगा कौवा, मोर, जितनी भी ये चिड़ियाएँ हैं, इन सभी के शरीर पर क्या होता है? बाल नहीं होता है, पंख होते हैं दोस्तों। और इनके बाहर आपको कान दिखाई नहीं देते होंगे, और ये हमेशा अंडे देते हैं, ये एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, ये तो बिल्कुल उसका विपरीत है दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी इसका विपरीत है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट और सेकेंड आपका किस में सही हो सकता है, तो बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आपको मैंने यहाँ पर चित्र में भी दिखा दिया कि शेर है, चीता है, हाथी, घोड़ा, गधा, इन सभी के क्या है? बाहर आपको कान दिख रहे होंगे, तो ये सब क्या करते हैं? बच्चे देते हैं, ठीक है। और जिनके कान नहीं दिखते हैं आपको, वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। जो बीज नहीं है वो आपको बताना है, सौंफ, गेहूं, काली मिर्च या फिर साबूदाना। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि कौन सा बीज नहीं है।
कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस प्रश्न में, पर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना कि कौन सा बीज नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं सौंफ। तो सौंफ एकदम से दोस्तों बीज होता है, गेहूं भी बीज है, काली मिर्च भी बीज होता है, लेकिन साबूदाना आपका बीज नहीं होता। आपको मैंने कल ही पढ़ाया था कि टैपियोका से आपका साबूदाना बनाया जाता है, मैंने कल आपको बताया था। तो यदि आपने कल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा था, जो नहीं है वो आपको बताना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है। नीता नाम की एक लड़की है, वो आंध्र प्रदेश में जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है। वे क्या कहलाती होंगी दोस्तों? कलमकारी और कथा, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, या फिर कलमकारी और चंदेरी। तो बताएं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको नहीं पता है, हालांकि पता होना चाहिए इस प्रश्न के लिए, यदि नहीं पता है तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इस प्रश्न के लिए। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा ये वाला। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखिए, आपका आंध्र प्रदेश, एक क्वेश्चन ये आता है कि पोचमपल्ली कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका पोचमपल्ली और कलमकारी 2 कार्य होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब पोचमपल्ली कलमकारी है क्या, मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं जिसे पोचमपल्ली कहते हैं। ये यहाँ की प्राचीन कला है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम कलमकारी की बात करते हैं तो एक प्रकार की कलम होती है जिससे क्या करते हैं, जो साड़ियाँ होती हैं उस पर रंगाई का काम किया जाता है हाथों के द्वारा, तो वो आपका कलमकारी कहा जाता है। तो आप इन दोनों के लिए याद रखेंगे, ये कहाँ होता है, आपका आंध्र प्रदेश में होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रश्न के लिए बताएंगे दोस्तों कि एस्किमो अपना घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है दोस्तों? एक क्वेश्चन आपका यहीं से यही बन सकता है कि इग्लू का निर्माण जो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें एस्किमो कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपके कहाँ पाए जाते हैं, आपके टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं या टैंगा प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी कि आपको ध्रुवों पर पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, अब बात करते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होती है, क्या ये सही है? तो ऐसा दोस्तों क्या पॉसिबिलिटी है? हालांकि ये बर्फ ही बर्फ होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोस्तों क्या केवल बर्फ होती है? क्या और कुछ नहीं होता? पेड़ पौधे भी होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, पेड़ पौधे भी होते हैं, यानी कि ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल दिया है और आप सभी लोग जानते हैं जहां आपको केवल दिखता है वो उसकी पॉसिबिलिटी होती है 99% गलत होने की। ठीक है, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, बिल्कुल सही है, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं है दोस्तों, कट जाएगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर आने नहीं देती, ये गलत हो जाएगा। ये एक मेन उद्देश्य नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, ये आपका एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या होता है कि बर्फ की जो दीवारें बनी होती हैं उनमें क्या होता है, अंदर जो गर्मी, देखिए उसको इस तरीके से बनाया जाता है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, ये आपका इस तरीके से इग्लू बनाया जाता है, ये घर होता है, ये इस टाइप से, इसमें कितना छोटा सा ये गेट होता है जिसमें आपको बैठकर ही जाना होता है या लेटकर जाना होता है, तो बहुत छोटा होता है। ये इसलिए बनाया जाता है जिससे इसमें हवा पास ना हो सके और इसमें जो अंदर गर्मी बनी हुई है वो बाहर ना जा सके। तो दोस्तों ये एक मेन उद्देश्य होता है, तो इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बर्फ़ का बनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हो सकते हैं? जी हाँ, इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो आपको बताना है कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से होते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो दोस्तों बताइए कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं दोस्तों, बताना है आपको इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, कमेंट करें। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो यहाँ पर आपको सीधे इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ, लेकिन उत्तर बताने से पहले आपको एक बार मैप दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर केरल के निकटवर्ती राज्य पूछा है। तो आपका केरल कहाँ है, तो केरल आपको ये वाला दिख रहा है और इसके निकट में इधर तमिलनाडु है, इधर आपका कर्नाटका है और इधर आपका आंध्र प्रदेश जो कि आपके थोड़ा दूर पड़ता है। तो आपका तमिलनाडु और कर्नाटका, यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम
से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आप जो है मैप को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैप से क्वेश्चन आता है दोस्तों, हर बार आता है, तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि किस राज्य के लोग अधिकतर नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर या फिर बिहार? तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक अपने माइंड में सेंस ये लगाना है कि जहाँ पर नारियल होगा वहीं के लोग तो नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप सीधे से समझ गए होंगे कि गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गोवा में आपका नारियल काफ़ी मात्रा में होता है और गोवा के जो लोग होते हैं वो नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना है कि सरसों के तेल में पकी हुई मछली, सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? जी हाँ, कमेंट करें, सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं दोस्तों? जी हाँ, कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न जो मैंने आपके लिए बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में और गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखें इस प्रश्न का उत्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी कि घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। अब बात करते हैं इस प्रश्न की कि कथनों पर विचार करना है और आपको सही आंसर बताना है इस कूट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी हाँ, अब पढ़ते हैं कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। क्या ये सही हो सकता है दोस्तों? नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। तो दोस्तों क्या ये सही हो सकता है? नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, और नेक्स्ट है आपका, यह वृक्ष आपका अबू धाबी में पाया जाता है। इसमें से कौन सा कथन आपका सही है दोस्तों? बताना है इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, कमेंट करें। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। ये एकदम से सही है। इसकी जो ऊपर ऊंचाई होती है वो ज़्यादा नहीं होती है दोस्तों, लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आप ये जानेंगे कि इस वृक्ष के नीचे जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं। एकदम से करेक्ट है दोस्तों। इसकी ऊंचाई ज़मीन के ऊपर बहुत कम होती है, लगभग आपकी 4 मीटर होती है, लेकिन दोस्तों उसकी 10 गुनी जितना ऊपर होती है उसकी लगभग 30 गुनी ज़मीन के नीचे होती है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गहराई तक इसकी जड़ें जा सकती हैं, और तब तक जा सकती हैं जब तक कि उसे पानी ना मिल जाए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पानी एकत्रित करने की, तो बिल्कुल दोस्तों ये एकदम से सही है, इसके तने में पानी एकत्रित होता है, और दोस्तों ज़रूरत पड़ने पर लोग इसके पानी को पीते भी हैं, यानी कि ये वाला भी आपका सही है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। क्या ये सही है? रेगिस्तानी ओक अबू धाबी में पाया जाता है दोस्तों, कमेंट करें, क्या ये सही है? तो ज़रूरी नहीं अबू धाबी में पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों कमेंट करें। गलत है, ये अबू धाबी में नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये वाला आपका गलत है, यानी कि ए, वी और सी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये वाला एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो आपको आई होप पसंद आ रही होगी। और दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप देख सकते हैं कि आपका ओक का पेड़ किस तरीके से होता है, और यहाँ पर लोग ये जो इसका तना है इसमें छेद करके लोग पानी पीते हैं जब उन्हें ज़रूरत महसूस होती है तब। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, हर चीज़ जब चित्र के माध्यम से समझते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट होती जाती हैं, इसीलिए चित्रों के माध्यम से पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। अब आपको बताना कि चेराव नाच यानी कि नृत्य जो होता है, चेराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं, ये आपको बताना है। क्या झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर मेघालय? तो आपको बताना है कि चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। जी हाँ, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों। जी हाँ,
गाइस कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं चेराव नृत्य की, तो चेराव नृत्य आपका झारखंड नहीं होता, मणिपुर नहीं होता, मेघालय नहीं होता, मिजोरम में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं तस्वीर कि किस तरीके से चेराव नृत्य किया जाता है मिजोरम में। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से डांस किया जाता है और इसी तरीके से कपड़े पहनकर, कपड़ों का जो वेशभूषा होती है वो इसी प्रकार की होती है। तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कहा क्यों जाता है ये आपको बताना है। केचुए मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, क्या ये सही है? नेक्स्ट, केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। और नेक्स्ट है आपका, केचुए ज़मीन में छिद्र बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। और नेक्स्ट है आपका, केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों में ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो दोस्तों बताएं कि इसमें से कौन सा कूट आपका एकदम से सही हो सकता है। बताएं इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी दोस्तों कमेंट करें, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस इस प्रश्न की, तो पहला ऑप्शन है कि केचुए मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं। मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं, तो ये एकदम से बिल्कुल सही है और इनके मल से भूमि उपजाऊ बनती है। ये वाला ऑप्शन आपका एकदम से सही है गाइस, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके लिए। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। केचुए खरपतवार को नहीं खाते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो तो ज़मीन में रहते हैं, मिट्टी को ही खाते हैं और मिट्टी को ही उपजाऊ बनाते हैं दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगा। केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे मिट्टी पोली हो जाती है, एकदम से करेक्ट है, यानी कि सी वाला ऑप्शन एकदम से सही है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों में ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। बिल्कुल दोस्तों, केचुआ क्या करता है, जब छेद बना देता है उसमें, तो हवा और पानी वहाँ पर छेदों के माध्यम से आसानी से पहुँच जाती है। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन भी एकदम से सही है। तो यहाँ पर बात करते हैं आपका पहला, दूसरा नहीं, पहला, तीसरा और चौथा किस में सही हो सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और दोस्तों, और आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपको नहीं पता तो याद रखिए, अगर केचुआ आ जाए कि किसान का मित्र कौन है, किसान का मित्र कौन है, तो आप लगाएंगे केचुआ। लेकिन केचुआ यदि आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप लगा सकते हैं सांप, ठीक है। सांप भी दोस्तों किसान का मित्र कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, सांप को भी किसान का मित्र कहा जाता है। और केचुआ यदि आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको चित्र दिया हुआ है। और आई होप आपने केचुआ सभी ने देखा होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं देखा होगा, ठीक है। और नहीं देखा तो देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट टाइम से आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चंस रखे जाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपका जो घंटी वाला बटन है इसको दबा दीजिए, इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा जब भी आपके लिए लाइव क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।